हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। लक्ष्मीकांत किताब हम कंप्लीट कर रहे हैं यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम के लिए। तो आज का टॉपिक है पार्लियामेंट हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया है। हमने बेसिक पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि पार्लियामेंट क्या होता है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। ये तीन चीज़ से पार्लियामेंट बनता है हमारा। ठीक है, कोई भी बिल एक्ट बनाने के लिए जो बिल है, जो कोई कागज़ ड्राफ्ट लेकर आता है, उस पर फाइनली जो एक्ट इम्प्लीमेंट तब होता है जब उसे प्रेसिडेंट अपना साइन करते हैं, वहाँ पे कंसेंट देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने कॉम्पोजिशन ऑफ टू हाउसेस पढ़ लिया था। राज्यसभा का पूरा पढ़ा था, लोकसभा का पढ़ा था। आप पिछले लेक्चर में जाके वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ड्यूरेशन ऑफ द राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा जो है, हमने ये देखा था कि राज्यसभा में कॉम्पोजिशन कैसे, कितने लोग होते हैं, कितने सीट्स होते हैं राज्यसभा में, किस तरीके से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और वहाँ पे जो एक्सपर्टीज होते हैं, जिनको स्पेशल नॉलेज होती है, हमने देखा था एक ट्रिक लास्ट कि जिसमें कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस में अगर आपको एक्सपर्टीज़ हो जाती है तो आप भी राज्यसभा के मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये है कि ये परमानेंट बॉडी है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। कहने का ये मतलब है कि जो लोकसभा है हमारा और राज्यसभा है, तो जिसमें राज्यसभा है दोस्तों, ये जो है परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिज़ोल्व नहीं होती है। ये ऐसी बॉडी है कि इसको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इसको कभी कोई डिज़ोल्व नहीं कर सकता। इसमें ऐसी कुछ सरकार गिरने जैसी ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये परमानेंट है, लोकसभा रहे या ना रहे, राज्यसभा हमेशा रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे है कि 1/3 मेंबर जो होते हैं रिटायर्ड करते हैं। ठीक है, मतलब 1/3 यानी कि 33% मेंबर जो हैं वो रिटायर करते हैं, और फिर हर दूसरे साल पे रिटायर करते हैं, और फिर तीसरे साल में फ्रेश इलेक्शन होती है। तो यहाँ पे ये है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म। यहाँ पे जो है राज्यसभा में जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसने कोई फिक्स टर्म यहाँ पे नहीं डिसाइड किया था कि राज्यसभा के लिए कितने साल की ड्यूरेशन होनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मली लोकसभा के लिए 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है ना, तो उसी तरह से राज्यसभा के लिए ऐसा कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं डिसाइड किया गया था उस टाइम पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे दी थी कि आप डिसाइड कीजिएगा कि राज्यसभा का पावर कितना होना चाहिए। तो हमारे पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, यानी कि हमारे पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसको कि हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोविजंस पढ़ना भी। तो उसमें दोस्तों यहाँ पे इसे 6 साल कर दिया गया है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया और उसके तहत इसकी टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दी गई 6 साल। मतलब कि हर 33% मेंबर जो है वो रिटायर करेंगे हर दूसरे साल पे, और तीसरे साल फ्रेश इलेक्शन होगी। नेक्स्ट दोस्तों की ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि लोकसभा का ड्यूरेशन क्या है। जैसे कि राज्यसभा में है, पार्लियामेंट ने फिक्स किया है कि 6 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो लोकसभा में ड्यूरेशन क्या है? 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन। मतलब कि 5 ईयर्स टाइम ड्यूरेशन है, 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है ना। कहते हैं ना कि सरकार है कि 5 साल के बाद तो पता चल ही जाएगा कि किसकी सरकार होने वाली है, ऐसा हम कहते हैं। और अभी बिहार में भी दोस्तों इलेक्शन, तो आपको यहाँ ये भी ध्यान देना है कि जो ड्यूरेशन होता है लोकसभा का, वो तो एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कि आखिर कब से हम मानेंगे कि 5 साल हो गया है? तो वहाँ पे हम मानेंगे कि इलेक्शन होने के बाद जो पहला मीटिंग होगा, ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग होगी जनरल इलेक्शन के बाद, जो पहली बार मिलेंगे वो लोग, तो मतलब कैबिनेट मीटिंग्स या फिर लोकसभा के मेंबर्स जब मिलते हैं, तो वहाँ से काउंट करेंगे उनका 5 साल। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एंड द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड इन अ पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ये सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे हम दोस्तों। नेशनल इमरजेंसी जब अगर लगा दी जाएगी, आपातकालीन जिसको कहते हैं, अगर हम लगा देंगे, अगर लगा दी जाती है कंट्री में, तो उस समय क्या होता है कि लोकसभा का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 साल और बढ़ जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है कि, लेकिन दोस्तों ये है, जैसे ही विड्रॉ कर लिया जाता है, इमरजेंसी हटा दिया जाता है, तो वहाँ पे फिर वो जो भी चीज़ें बनाई होती है, जो भी एक्ट बनाई गई होती है, वो बस 6 महीने के लिए एग्जिस्ट करती है। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 साल के लिए, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब 1 साल मतलब पूरा 365 डेज़ ही बनाया फिक्स रहेगा कि इतने सालों तक ही एक्सटेंड किया गया है। वो डिपेंड करता है लोकसभा पे, और डिपेंड करता है कि किस तरीके से 1 साल को एक्सटेंड किया जाता है। मतलब मैक्सिमम 1 ईयर है, बाकी इसको 2 मंथ्स 3 मंथ्स या फिर जितने भी इमरजेंसी के टाइम पे उसे एक्सटेंड किया जाए। मतलब कि ये मोटा मोटी है कि इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा का जो टाइम ड्यूरेशन है 5 साल, उसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एमपी जिसको कहते हैं ना, वो तो मेंबरशिप पार्लियामेंट का वो है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दोस्तों वो ओथ भी लेते हैं, ठीक है, और वो ओथ जो है कौन दिलाता है, वो इलेक्शन कमीशन दिलाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ओथ दिलाते हैं, वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। और दोस्तों उनकी जो राज्यसभा में जो एज है वो 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, और जो लोकसभा के लिए एज ड्यूरेशन है वो 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि उन जो है और भी अदर क्वालिफ़िकेशंस जो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर दे वो भी उनके पास होना चाहिए, जैसे कि वो इलेक्टर हो, रजिस्टर्ड हो इलेक्टर में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्यसभा के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका ये मतलब है, दोस्तों यहाँ पे ये मतलब हुआ कि आप एज ए वोटर कहीं रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, तभी आप कहीं के इलेक्शन जो है कैंडिडेट हो सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स। अगर आपको किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से अगर आपको रिजर्व सीट पे इलेक्शन जीतना है या फिर इलेक्शन कंडक्ट करना है, तो आपको जो है आप मेंबर होने चाहिए एससी और एसटी के। ठीक है, सिंपल है। तो उसके बाद है दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन। दोस्तों क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन जो दो चीज़ें हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया था और एक पार्लियामेंट ने दिया है। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये बोल के कि ये चीज़ें जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन या फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने दिया है या फिर ये क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि देखो संविधान में ये लिखा है कि पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ पार्लियामेंट। कब जब वो मेंबर होने से डिस्क्वालीफाई होगा, जब पार्लियामेंट में इफ़ ही होल्ड्स ऑफिस, अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है किसी भी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में, अगर वो अनसाउंड माइंड यानी कि दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है और कोर्ट के द्वारा ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है, अगर वो सिटीजन इंडिया का नहीं है या फिर किसी अदर कंट्री का, फॉरेन स्टेट का, उसने अपने मन से वॉलंटरली अगर सिटीजनशिप ले लिया है, तो क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इंडिया का जो है आप एक बार में एक ही कंट्री का सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो उसके बाद है दोस्तों कि अब कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है। ये जो था कुछ बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया था। पार्लियामेंट हैज़ लेट डाउन द फॉलोइंग, और पार्लियामेंट ने जितने डिस्क्वालिफिकेशंस की बातें लिखी हैं वो कहाँ लिखी हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा गया है। और ये बोला गया है कि अगर कोई गिल्टी पाया जाता है इलेक्शन ऑफेंसेस में, अगर आप किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में इलेक्शन के कोई गलती आप करते हैं, आपको गिल्टी पाया जाता है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई ऑफेंसेस करते हैं, अगर आपको जेल होती है 2 या उससे ज़्यादा साल की करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, करप्शन में, अगर आप अकाउंट जो है अपना जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है वो इलेक्शन एक्सपेंसेस का अगर आप नहीं डिस्क्लोज़ करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जिसको इलेक्शन कमीशन ने बताया है, तो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होगा। एंड ही मस्ट नॉट हैव द इंटरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट। दोस्तों कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क या सर्विसेज में भी आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? मेंबरशिप पार्लियामेंट करने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। दोस्तों जिसको हम एमपी कहते हैं ना, एमपी एमएलए, तो हम अभी एमपी के बारे में पढ़ रहे हैं। ही मस्ट नॉट बी डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ सर्विस। अगर कोई सरकारी सर्विस से उसे डिसमिस कर दिया गया है, सस्पेंड नहीं डिसमिस कर दिया गया है, तो डिसमिस का मतलब परमानेंटली हटा दिया गया है। एंड ही मस्ट नॉट हैव बिन कॉन्विक्टेड फॉर प्रोमोटिंग एनमिटी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कोई दुश्मनी जैसे है, जो एनमिटी है, जो हेट्रेड है, वो अगर वो नहीं फैला रहा है, नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, और अगर उसे कहीं पनिशमेंट मिला हुआ है, अगर पनिशमेंट उसे मिला हुआ किसी भी तरीके से प्रमोट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अनटचेबिलिटी, डाउरी या फिर सती,
सती प्रथा जो है या फिर दहेज का जो है डाउरी है या फिर किसी भी तरह जात पात का अगर वो प्रमोट करता है तो उस केस में भी जो मेंबरशिप होता है पार्लियामेंट का वो जो होता है डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और दोस्तों जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो फाइनल डिसीजन होती है वो हमेशा प्रेसिडेंट लेते हैं, उनकी डिसीजन फाइनल होती है डिस्क्वालिफिकेशन को, लेकिन वो जो है इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में और हम देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हम इसे आराम आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।